हेलो स्टूडेंट, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज कोलराउस का नियम। आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम। कोलराउस लॉ में बताया क्या गया, इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि अगर कोई विद्युत अपघट्ट है और उसकी अनंतता की बात करें, अनंतता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता अनंतता पर ही उसके आयनों की मोलर चालकता चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब समझिएगा, अगर हम लोग अनंतता पर कोई विद्युत अपघट्ट है, कैपिटल लैम्डा शो करते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी लें, अनंतता पर मोलर चालकता, तो उसके जो भी आयन होंगे, अगर पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव। मोलर चालकता है तो m लिख दिया। अब उनके नंबर हमने न्यू प्लस एंड न्यू माइनस से नंबर शो कर दिए। जैसे पॉजिटिव आयन की जो संख्या वो इधर, नेगेटिव आयन की इधर, इनके योगफल के बराबर होगी, मतलब सम के इक्वल होगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जो उसकी मोलर चालकता होगी विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के सम के क्या होगी, इक्वल। समझिए, जैसे एक कंपाउंड है, हमने कह दिया BaCl2 है। BaCl2 की हमने आपसे कहा कि मोलर चालकता बताओ, तो आपको क्या देखना है कि BaCl2 ब्रेक किसमें होगा, Ba अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। Ba पर 2 प्लस होता है, Cl पर माइनस, तो बैलेंसिंग के लिए यहां 2 कर दिया। जब इसको हमने ब्रेक किया तो लैम्डा m हो गया Ba2 प्लस एंड लैम्डा m हो गया Cl माइनस। दोनों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही लेंगे हम लोग। अब इसके आयन आपको 1 दिख रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू, Cl के 2 दिख रहे हैं तो यहां आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो आपको पहले तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, फिर किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है। मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो होगी, वो उसके आयनों की मोलर कंडक्टिविटी जो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उसके सम के क्या होगी, इक्वल। मतलब विद्युत अपघट्ट की अनंतता पर मोलर चालकता अनंतता पर ही उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। आप बात समझ गए होंगे, ये पूरी तरह से आपको रटा ही होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अनुप्रयोग। अब हम लोग अनुप्रयोग को समझते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, जो एक महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग पहले उसकी बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ कौन सा महत्वपूर्ण है, एक इंपॉर्टेंट वो वाला पार्ट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि दुर्बल वाले की हमने निकालनी है, फाइंड करनी है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की किसकी सहायता से, प्रबल, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये गिवन हो, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन हो और इसके बेस पर आपको फाइंड करनी हो किसकी, वीक वाले की। तो कैसे करेंगे समझिए, जैसे मोलर कंडक्टिविटी NaCl की हमने मान ली कितनी गिवन है, x। मोलर कंडक्टिविटी हमने HCl की मान ली y, और मोलर कंडक्टिविटी हमने CH3COONa की मान ली कितनी, Z। और इन तीनों के बेस पर आपसे पूछ लिया गया एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी बताइए। तो कैसे करेंगे,
अप्लाइंग कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कोलराउस लॉ। जब आपने कोलराउस लॉ अप्लाई किया तो आपने देखा कि NaCl जो है ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na प्लस एंड Cl माइनस। जब Na+ और Cl- ब्रेक हो गया, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन HCl के साथ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H+ Cl- एंड लास्ट जो आपको दिया गया एस्टिक एसिड। तो ये जब ब्रेक होगा तो एस्टेट आयन को अलग कर देगा, प्लस कुछ नया नहीं किया, अभी आपने कोलराउस लॉ पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग तीनों को ब्रेक करके लिख दिया। अब हमें चाहिए जो एस्टिक एसिड में H वाला आयन चाहिए और एस्टेट वाला चाहिए। इन पूरे में आपको कहां दिख रहा है H+ और एस्टेट, तो ये पता चल गया। इसको एक इक्वेशन आपने कह दी फर्स्ट, इसको आपने कह दिया सेकंड, इसको आपने कह दिया थर्ड। अब हमें ये दोनों साथ में चाहिए, एस्टेट वाला और हाइड्रोजन वाला, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, सेकंड और थर्ड वाले को ऐड कर दिया, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर ये एक्स्ट्रा मिल गया, तो हमें फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ये Na वाले से Na वाला कैंसिल हो गया, Cl वाले से Cl वाला कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा, लैम्डा m HCl प्लस लैम्डा m CH3 COONA माइनस लैम्डा m NaCl इक्वल, आपको दिख रहा होगा ये दोनों मैंने प्लस किए थे और इसको माइनस किया। अब ये तो पूरा Na वाला से Na वाला कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये दोनों, मतलब इक्वल में हमने लिखा लैम्डा m CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा m H+। आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू गिवन है, आपको दिख रहा होगा HCl की Y, एस्टिक एसिड की Z और NaCl की X। इस पूरे को लिख सकते हैं लैम्डा m CH3 COOH। इस तरह आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता Y + Z - X के इक्वल होगी। तो X Y Z की वैल्यू आपको गिवन ही होगी। तो आपने ये देखा यहां पर जो कैलकुलेशन की बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है, पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, कि इनकी हेल्प से, स्ट्रांग वाले की हेल्प से वीक वाले की कैसे फाइंड की गई। कोई कंफ्यूजन हो क्लियर कीजिएगा। और दूसरा है वियोजन की मात्रा, मतलब अल्फा निकालने में, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा m एट गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और एक होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में होता है C∝²/1 - तीन काम करते हैं, सुन लीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट की हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं प्रबल वाले अर्थात स्ट्रांग वाले की मोलर कंडक्टिविटी की सहायता से। दूसरा वियोजन की मात्रा की गणना करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और के निकालते हैं, जिसको कहते हैं वियोजन स्थिरांक या डिसोसिएशन मतलब कांस्टेंट। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये एप्लीकेशन है कोलराउस नियम के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पज से, डेफिनेशन के पर्पज से, डेरिवेशन के पर्पज से, और लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए